हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अपना जो आज का बैंकिंग का टेस्ट था वो टेस्ट डिस्कस करते हैं। हमारा टेस्ट था SKPO2 ABKN। आज वाले टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट वाज ओवरऑल वेरी इजी। इतना इजी था कि इजीली 8 क्वेश्चंस करेक्ट किए जा सकते थे। और इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे, आज एक नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे जो 26 से 28 वाले थे। मतलब हमें एक पैसेज दिया था और उसकी समरी दी हुई थी नीचे, हमें उसकी समरी चूज़ करनी थी कि विच वन इज़ द बेस्ट, जो पूरी की पूरी समरी को लेके आ रही हो। ठीक है, तो क्लोज टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखो, क्लोज टेस्ट को देखते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमेशा। जनरली जब भी हम क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देते हैं। बट द राइट अप्रोच इज कि क्लोज टेस्ट के ऑप्शंस आपको पहले क्लोज टेस्ट को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, एंड देन वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट द ऑप्शंस। बिकॉज होता क्या है कि जनरली जब हम ऑप्शंस को पहले ही क्वेश्चन से देखना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक अपनी अंडरस्टैंडिंग उस क्लोज टेस्ट के अंदर घुसाते हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखे बिना क्लोज टेस्ट को पढ़ेंगे तो हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली होता क्या है कि जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग घुसाते हैं तो कुछ ना कुछ ऑप्शंस ऐसे जरूर मिलते हैं जो हम टिक करके चलते हैं और जिसके कारण से क्लोज टेस्ट के अंदर गलतियां ज़्यादा हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी क्लोज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए डायरेक्ट ऑप्शंस पे नहीं जाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, द लॉन्ग एंशियस एंड डैश वेट बाय द पीपल, और इतना पढ़ते ही हम ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, हम एटलीस्ट इसकी 5-6 स्टार्टिंग की लाइंस को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, देन ओनली विल गो टू द ऑप्शंस। ठीक है, तो हम एक बार पढ़ते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। द लॉन्ग एंशियस एंड डैश वेट। अच्छा देखो, यहां पे ना एक चीज तो है, यहां पे एक चीज क्या है कि एंड लगा है और एंड से पहले एंशियस लगा है। एंशियस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लाइक अनईजी काइंड ऑफ। ठीक है, अनईज, नर्वसनेस, ये इसका मीनिंग होता है। और जब भी दो चीजें एंड से कनेक्ट होती हैं तो दोनों चीजें हमेशा सेम टाइप की होती हैं। अगर एंड से पहले नेगेटिव चीज आई है तो एंड के बाद भी नेगेटिव आएगी। हम यहाँ से एक सेंस बना के चलेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो होना चाहिए ना वो काइंड ऑफ नेगेटिव होना चाहिए। अभी हम ऑप्शंस को नहीं देख रहे, आगे बढ़ रहे हैं। द लॉन्ग एंशियस एंड डैश वेट बाय पीपल आउटसाइड बैंक्स एंड ATMs अक्रॉस द कंट्री डैश द लास्ट 5 days is an inevitable consequence of the decision to demonetize notes of rupees 500 and rupees 1000। डिमोनिटाइजेशन की बात चल रही है। कह रहा है लॉन्ग एंशियंस और डैश वेट बाय पीपल, लंबी वेट कर रहे हैं लोग, आउटसाइड बैंक्स एंड ATMs, अक्रॉस द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में बैंक्स और ATMs के बाहर लोग वेट कर रहे हैं, डैश द लास्ट 5 days, पिछले 5 दिनों से, इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको अवॉइड ना किया जा सके। तो कह रहा है ये एक अनअवॉइडेबल कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, रिजल्ट है ऑफ द डिसीजन टू डिमोनिटाइज नोट्स ऑफ रुपीज 500 एंड रुपीज 1000। तो कह रहा है 500 और 1000 के नोट का, 500 और 1000 के नोटों को डिमोनिटाइज करने का कैसा, जो डिमोनिटाइज करने का डिसीजन लिया गया था उसका कॉन्सिक्वेंस है ये। ठीक है, when 86% of the value of notes in circulation turns suddenly invalid as it did with Prime Minister Modi's dash strike last week। कह रहा है कि अगर आपके देश के 86% वैल्यू ऑफ नोट्स जो सर्कुलेशन में हो वो एकदम से इनवैलिड हो जाएं, जैसा कि हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डैश स्ट्राइक की पिछले हफ्ते, इस सर्टेन डिग्री ऑफ डिसरप्शन एंड पेन इज अनअवॉइडेबल। देखो पहले इनएविटेबल वर्ड यूज किया था, अभी उसी की जगह क्या यूज कर दिया, अनअवॉइडेबल। तो कह रहा है पेन तो होगा ही होगा। बट द क्वेश्चन इज वेदर दिस क्योस कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड
ये चाओस वर्ड नहीं होता, क्योस वर्ड होता है। जनरली स्टूडेंट्स को इसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, जनरली स्टूडेंट्स इसको चाओस पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट चाओस, दिस इज क्योस। कह रहे वेदर दिस क्योस कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड, एंड एंटिसिपेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है एक्सपेक्ट, एंटिसिपेटेड एंड मैनेज्ड बेटर देन इट हैज़ बीन। कह रहे लेकिन क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या इसको पहले से एक्सपेक्ट करके चल सकते थे और बढ़िया तरीके से मैनेज कर सकते थे। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन की बात चल रही है, हमें थोड़ी सी समझ में आई, और ये बात चल रही है कि भाई लोग जो है ना वेट कर रहे हैं। ठीक है, और ऑथर ये कह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि क्या जो इतनी वेट कर रहे हैं ये वेट करनी ज़रूरी थी, या क्या इसको और अच्छे तरीके से बेटर वे में मैनेज किया जा सकता था इस सिचुएशन को। कुछ इस टाइप की बातें ऑथर पूछ रहा है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्टेज होती है। ठीक है, द लॉन्ग एंशियस एंड डैश वेट बाय पीपल आउटसाइड बैंक्स एंड एटीएम्स। ऑप्शंस देखो, हमें ना नेगेटिव वर्ड चाहिए, ये हमें एंड को देख के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो द लॉन्ग एंशियस एंड डैश वेट, यस विच वेट, एंग्री वेट, फ्रस्ट्रेटिंग वेट, टेंस वेट, काम वेट, या कूल वेट। देखो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहले ही एलिमिनेट हो जाते हैं। और ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि क्लोज टेस्ट के अंदर हमें ऑप्शंस को फिट नहीं करना है, हमें अनफिट करना है। हम जनरली उल्टी अप्रोच लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, यार ये वाला थोड़ा सा फिट हो रहा है ना, हमें फिट नहीं करना, हमें क्या करना है, अनफिट करना है। हमें तो ये करना है कि ये ऑप्शन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हमने इस अप्रोच से गए कि ये ऑप्शन नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो लास्ट में जाके एक ऑप्शन बचेगा कि यही आ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये आ सकता है, तो होता क्या है कि जनरली अगर ये आ सकता है तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो ये वाली अप्रोच नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये नहीं आ सकता। तो देखो काम एंड कूल वर्ड नहीं आ सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं, हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए थे। बचे तीन वर्ड, एंग्री, फ्रस्ट्रेटिंग एंड टेंस। ठीक है, तो कह रहा है लॉन्ग एंशियस एंड एंग्री वेट बाय पीपल। वेट एंग्री होगी क्या, पीपल एंग्री हो सकते हैं क्या, वेट एंग्री हो सकती है, शायद नहीं। टेंस वेट, वेट टेंस हो जाएगी क्या, वेट को टेंशन हो जाएगी क्या, ये भी नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेटिंग वेट हो सकती है, फ्रस्ट्रेटिंग वेट होता है जो मतलब आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, इरिटेट कर रही है। ठीक है ना, तो फ्रस्ट्रेटिंग वेट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहे लॉन्ग एंशियस एंड फ्रस्ट्रेटिंग वेट बाय पीपल आउटसाइड बैंक्स एंड एटीएम्स across the country dash the last 5 days is an inevitable consequence. Yes, over the last 5 days, below the last 5 days, above the last 5 days, along the last 5 days, या फिर up to the last 5 days। देखो up to की सेंस नहीं आती। एक फर्स्ट ऑप्शन और जो थर्ड ऑप्शन है ओवर एंड अबोव, देखो जनरली जब मोर देन की बात होती है ना, ओवर एंड अबोव दोनों हायर देन की सेंस में तो यूज होते हैं, दोनों का मतलब होता है हायर देन, किसी चीज से हायर पोजीशन की सेंस में। ठीक है, लेकिन जब मोर देन की सेंस होती है तो मोर देन की सेंस में आप यूज करते हो ओवर। तो पिछले 5 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अगेन ओवर का जो ऑप्शन होता है, ओवर का जो एंटोनिम होता है वो होता है अंडर, या तो होता है अंडर 5 डेज या होता है ओवर 5 डेज, कभी भी बिलो या अबोव यूज नहीं होता। ठीक है, तो अबोव और बिलो नहीं आ सकते, ये ऑप्शन गए। अप टू 5 डेज भी 5 दिन तक की वेट है, 5 दिन तक की वेट का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, और अलोंग द लास्ट 5 डेज की सेंस भी नहीं होती, सेंस बनती है ओवर द लास्ट 5 डेज इज एन inevitable consequence of the decision to demonetize notes of rupees 500 and rupees 1000 when 86% of the value of notes in circulation turns suddenly invalid as it did with Prime Minister Modi's dash strike. Which strike, let us see. फर्स्ट ऑप्शन इज सडन स्ट्राइक, हाँ सडन स्ट्राइक तो है, ये ऑप्शन हो सकता है। अगेन देखो फिट करने पे आओ तो सडन स्ट्राइक फिट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्ट्राइक, अब ट्रांसपेरेंट स्ट्राइक, स्ट्राइक का तो मतलब होता है किसी को हिट करना। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा नहीं ऑप्शन यहाँ पे आ रहा। सर्जिकल स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक
ऑप्शन को देखने के बाद ना हमें तो सर्जिकल स्ट्राइक वही याद आती है जो उरी अटैक के बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर की थी, है ना, कि आर्मी ने अटैक कर दिया। लेकिन जनरली ना सर्जिकल स्ट्राइक का ना हमने कभी मीनिंग देखने की कोशिश ही नहीं की। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी कोई वर्ड हद से ज़्यादा यूज़ हो रहा हो ना कहीं पे, ठीक है, उस समय पे कितनी ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक इसकी बात चल रही थी। जैसे इस टाइम पे पद्मिनी पद्मिनी की बात चल रही है। जब भी कोई इशू बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो, उसके अंदर कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ हो रहे हो, तो हमेशा कोशिश किया करो कि उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग देखो, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग उस टाइम पे देखने का ना आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। वो फायदा ये होगा कि आप उस वर्ड का मीनिंग भूलोगे नहीं, क्योंकि रोज वही वर्ड यूज हो रहा होता है ना, रोज जब सामने आता है तो हमें याद आता है, अच्छा हाँ इसका मीनिंग यही था, इसका मीनिंग यही था। यही रीजन है कि हम एप्पल का मीनिंग कभी नहीं भूलते, क्योंकि जब हम छोटे थे हमसे हर दूसरा पर्सन आके यही पूछता था, बेटा A4, और हमारा जवाब होता था एप्पल। ठीक है, तो यही रीजन है, आज हमें कोई सोए हुए को भी उठा के पूछे ना, बेटा A4, वी विल से ओनली एप्पल, वी विल नेवर से A4 एनीथिंग एल्स। ठीक है, हम हमेशा यही बोलेंगे A4 एप्पल, क्योंकि हमने उसको यूज़ बहुत किया। इन द सेम वे जब भी कोई हॉट टॉपिक हो, हॉट इशू हो, तो उन वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग देखने की कोशिश जरूर किया करो। ठीक है, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, सर्जिकल, एक्चुअल में सर्जिकल का मतलब होता है, देखो सर्जरी वर्ड से बना है सर्जिकल। अब किसी की सर्जरी की जाती है तो सर्जरी बड़ी ध्यान से करनी पड़ती है। सर्जिकल जो वर्ड होता है इसका मतलब ही होता है डन विद ग्रेट एक्यूरेसी, बड़े प्रिसीजन के साथ, बड़ी प्रिसाइज वे में किसी काम को करना, उसको बोलते हैं सर्जिकल। और सर्जिकल स्ट्राइक होती है किसी भी चीज को बड़े तरीके से किसी को हिट करना। ये भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो बड़े एक सही तरीके से, मतलब सही तरीके से इन्होंने तो कोशिश की हिट करने की, लेकिन ठीक है उसका रिजल्ट सही नहीं निकल पाया। एंड द रीज़न वॉज, एवरीवन नोज कि हम लोग ही उस चीज़ का रीज़न है। ठीक है, अब डीमोनेटाइजेशन नाम का जो स्टेप उठाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो स्टेप कहीं से भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम उस डिस्कशन में नहीं जाते। एज इट डिड विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज सर्जिकल स्ट्राइक, और ऑप्शंस वैसे देखते हैं, रिफॉर्म कॉल स्ट्राइक, रूटेड स्ट्राइक। तो ऑप्शंस को भी ध्यान से देखो, तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो स्ट्राइक के साथ जा रहा हो। ओनली ऑप्शन सर्जिकल स्ट्राइक, एन ऑप्शन सर्जिकल स्ट्राइक इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहे हैं एज इट डिड विद प्राइम मिनिस्टर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक लास्ट वीक, ए सर्टेन डिग्री ऑफ डिसरप्शन एंड पेन इज अनअवॉइडेबल। तो कह रहा है कि जब 86% वैल्यू की मनी आपकी ख़त्म हो जाए देश के अंदर, 100 रुपये में से 86 रुपये ख़त्म हो जाए, तो भैया थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी। फिर क्या कह रहा है, बट द क्वेश्चन इज वेदर दिस क्योस का मतलब होता है ये मतलब जो डिस्टर्बेंस है, जो अनमैनेज सिचुएशन है, उसके लिए क्योस वर्ड यूज़ किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज वेदर दिस क्योस कुड हैव बीन एंटिसिपेटेड, क्या इसको हम ऑलरेडी एंटिसिपेट एक्सपेक्ट कर सकते थे, एंड मैनेज बेटर, और इससे बढ़िया तरीके से मैनेज किया जा सकता था, देन इट हैज़ बीन, जैसा कि ये किया गया है। रिप्लेसमेंट ऑफ द डैश नोट्स is a dash consuming exercise that requires planning of the highest order। एक चीज़ और यहाँ पे हमें सीखनी है, जनरली हम क्या करते हैं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम और क्या होती है, हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ द डैश नोट्स, हम सीधा नीचे ऑप्शन जाके देखना शुरू कर देते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द ब्लैक नोट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ द करेंसी नोट्स, क्रिपल्ड नोट्स, डिमोनेटाइज नोट्स या न्यू नोट्स ना। थोड़ा सा सेंटेंस को पूरा पढ़ने की कोशिश करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, बिकॉज सेंटेंस को पूरा पढ़ने से हमें सेंटेंस की थोड़ी सी सेंस समझ में आती है। क्या कह रहा है देखो ऊपर, रिप्लेसमेंट ऑफ द डैश नोट्स इज ए डैश कंज्यूमिंग एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। ऑप्शंस देखते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द डैश नोट्स, कौन से नोट्स को रिप्लेस करोगे, ब्लैक नोट्स को करोगे, नहीं ब्लैक नोट्स को रिप्लेस नहीं करोगे। करेंसी नोट्स, बिल्कुल हो सकता है। रिप्लेसमेंट ऑफ द क्रिपल्ड नोट्स, देखो क्रिपल्ड जो वर्ड होता है इसका तो मतलब होता है फटे पुराने। एक्चुअल में क्रिपल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी हो जो चीज़, या फिर जो चीज़ बिल्कुल चलने के लायक ना हो।
तो यहाँ चलने लायक और ये सब चीज़ें नहीं, यहाँ पे फटे पुराने नोट्स की बात आ सकती है। क्या पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में फटे पुराने नोट्स की कहीं बात आ रही है? नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन अभी हमने एलिमिनेट नहीं किया है। फोर्थ ऑप्शन डीमोनिटाइज नोट्स। डीमोनिटाइज नोट्स का मतलब हो गया जिन नोट्स को ख़त्म कर दिया गया है, डीमोनिटाइज कर दिया गया है। एंड न्यू नोट्स। अच्छा जी, अब आप रिप्लेसमेंट किस चीज़ का करने जाओगे? किस चीज़ का रिप्लेसमेंट किया था जब हम लोगों के टाइम पे, जब हम लोगों ने डीमोनिटाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने किस चीज़ का किस चीज़ का हमने रिप्लेसमेंट किया था? न्यू नोट्स का या फिर डीमोनिटाइज्ड नोट्स का? हमने रिप्लेसमेंट किया था। नए नोट्स का थोड़ी रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट तो ओल्ड नोट्स का होगा। और ओल्ड नोट्स कौन से हैं? डीमोनिटाइज्ड नोट्स। ठीक है, नोट्स करेंसी के तो होने हैं, लेकिन सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग अगर जो देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द आंसर। डीमोनिटाइज्ड नोट्स इज ए डैश कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, is a time consuming exercise, is a money consuming exercise, न्यूज़ कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, पर्टिकुलर कंज्यूमिंग, इंटरेस्ट कंज्यूमिंग। थोड़ा सा सिंपल सेंस अगर समझ में आ रही है तो हमें पता लगना चाहिए कि इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज, नॉट मनी कंज्यूमिंग। मनी क्यों कंज्यूम हो रही है? न्यूज़ कंज्यूमिंग कोई वैसे ही सेंस नहीं देता, पर्टिकुलर और इंटरेस्ट कंज्यूमिंग भी कोई सेंस नहीं देता। दैट रिक्वायर्स प्लानिंग ऑफ द हाइस्ट ऑर्डर, जिसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत है। The dash of the last few days shows dash the dash of the last few days shows that preparation was lacking। कह रहे जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, जो भी देखा है पता नहीं, वो चीज़ दिखाती है कि प्रिपरेशन वॉज लैकिंग, कि प्रिपरेशन में कमी थी। एंड द ट्रांजिशन कुड हैव बीन हैंडल्ड मच बेटर। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, और जो ये चेंज किया गया है इसको बहुत और बढ़िया तरीके से हैंडल किया जा सकता था। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन का, द डैश ऑफ द लास्ट फ्यू डेज, द एक्शन ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज, द इफेक्ट ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज, एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज, सीन ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज, या टाइम ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज। देखो, एक्शन, इफेक्ट और टाइम, ये तीन ऑप्शन तो बहुत इजीली एलिमिनेट होते हैं। जो थोड़ी सी गरारी अटकती है वो अटकती है एक्सपीरियंस और सीन में, कि भाई द सीन ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज या एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट फ्यू डेज शोज। देखो, सीन जो वर्ड है ना, ये जनरली आप पिक्चर, ड्रामा इस सेंस में यूज करते हो। ये कहना चाह रहा है कि जो एक्सपीरियंस हमने अभी 5-6 दिनों में किया, पीछे लिखा था ना कि 5 दिन से ज़्यादा हो गया कि लोग ना लाइंस में लगे हुए हैं, तो कह रहा है जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले कुछ दिनों में वो बताता है कि तैयारी वॉज, प्रिपरेशन वॉज लैकिंग। ठीक है, तो एक्सपीरियंस वर्ड वुड बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आगे क्या कह रहा है? एटीएम्स आर रनिंग ऑफ कैश क्विकली, आर रनिंग डैश ऑफ कैश क्विकली। देखो, मतलब अगर अगर आप एक एविड रीडर हो ना, अगर आप डेली रीडिंग करते हो, तो एक चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा कि जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली आंसर कर सकते हो बिना ऑप्शंस देखे। रन आउट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। कह रहा है एटीएम्स आर रनिंग डैश ऑफ कैश क्विकली, एटीएम्स आर रनिंग आउट ऑफ कैश क्विकली। ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे चलो। फर्स्ट ऑप्शन है आउट। कह रहा है एटीएम्स आर रनिंग डैश ऑफ कैश क्विकली वाइल बैंक्स आर डिस्पेंसिंग मोर ऑफ द ₹2000 नोट्स देन दोज ऑफ लोअर डिनोमिनेशन। कह रहा है एटीएम्स में तो नोट खत्म हो रहे हैं, जबकि बैंक जो है ना 2000 के नोट डिस्पेंस कर रहा है। डिस्पेंस का मतलब होता है निकालना। बैंक जो है 2000 के नोट ज़्यादा निकालता जा रहा है। ठीक है, देखो ऑप्शंस में देखते हैं। रन आउट, रन इन, रन ऑन, रन एट, या रन ओवर। तो अगेन ये थोड़ा सा वही रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। रनिंग आउट ऑफ द कैश क्विकली वाइल बैंक्स आर डिस्पेंसिंग मोर ऑफ द ₹2000 नोट्स देन दोज ऑफ लोअर डिनोमिनेशन। भाई बैंक जो है नोट्स कौन से निकाल रहा है? बैंक निकाल रहा है 2000 के नोट। फिर कह रहा है व्हाट यूज इज अ हाई वैल्यू नोट इफ देयर इज नोट डैश करेंसी टू मेक एन एक्सचेंज। कह रहा है हाई वैल्यू नोट का क्या यूज है?
इफ़ देयर इज़ नॉट इनफ डैश करेंसी टू मेक एन एक्सचेंज, अगर मार्केट में इनफ डैश करेंसी नहीं है एक्सचेंज करने के लिए। कौन सी करेंसी नहीं है देख लेते हैं। इनफ लार्जर करेंसी, अब हाई वैल्यू नोट को और लार्जर करेंसी से रिप्लेस करोगे? नहीं, लार्जर करेंसी से रिप्लेस नहीं करोगे। इनफ डीमोनिटाइज्ड, अब आप हाई वैल्यू करेंसी को अगेन डीमोनिटाइज्ड करेंसी से रिप्लेस करोगे क्या? नहीं, आपको तो नए वाली करेंसी चाहिए। इनफ अमाउंट ऑफ करेंसी, बिल्कुल थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार दोबारा। इफ देयर इज नॉट इनफ अमाउंट ऑफ करेंसी टू मेक एन एक्सचेंज, इनफ अमाउंट ऑफ करेंसी, भाई इनफ अमाउंट है ही नहीं करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है शायद, पता नहीं। इवन इनफ स्मॉलर, इनफ स्मॉलर करेंसी टू मेक एन एक्सचेंज, शायद। देखो ऊपर इसने क्या बात की थी, इसने कहा था 2000 के नोट बैंक निकाल रहा है, कह रहे व्हाट यूज इज ए हाई वैल्यू नोट। इस हाई वैल्यू नोट, ये जो हाई वैल्यू नोट लिखा है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। ये हाई वैल्यू नोट क्या डिनोट करना चाह रहा है? कह रहा है व्हाट यूज इज ए हाई वैल्यू नोट। कह रहा है एक हाई वैल्यू नोट का क्या यूज है? अगर कौन सा नोट नहीं है मार्केट में? स्मॉलर, डीमोनिटाइज, या बैंक करेंसी नोट। बैंक करेंसी नोट की तो वैसे ही जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कैसा नोट चाहिए हमें मार्केट के अंदर? स्मॉलर, ठीक है। कह रहा है व्हाट यूज इज अ हाई वैल्यू नोट इफ देयर इज नॉट इनफ स्मॉलर करेंसी टू मेक एन एक्सचेंज। सेंटेंस की अगर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे करेंसी, बड़े नोट को आप छोटे नोट से क्या करोगे? एक्सचेंज। भाई किसी को 2000 का नोट दिया हमने, सामने वाला कह देता था, आपने ये प्रॉब्लम फेस सबने की थी उस टाइम पे, कि हम 2000 का नोट किसी को पकड़ाते थे, सामने वाला कहता था भैया खुले नहीं है, तो 2000 का नोट आ भी गया, लेकिन 2000 का नोट किसी काम का नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? ऑफ कोर्स इट वॉज नेवर एन ईजी डैश for the Reserve Bank of India and the center to strike the right balance between secrecy and storing adequate quantity of notes for quick distribution. कह रहे ऑफ कोर्स, ये बात तो सच्ची है कि इट वॉज नेवर एन ईजी डैश, ये कभी भी ईजी डैश नहीं था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंटर के लिए, टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस, कि एक वो बैलेंस बना सके बिटवीन द सीक्रेसी एंड स्टोरिंग एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ नोट्स, कि भाई सीक्रेसी भी बनी रहे और नोट्स भी मार्केट में आ जाएं फॉर क्विक डिस्ट्रीब्यूशन। भाई छुपा के, चोरी छुपे काम करना था ये बिल्कुल। तो इट वॉज क्या था? इट वॉज नेवर एन ईजी डैश। ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज नेवर एन ईजी वर्क। देखो अब वर्क ऑप्शन देखते ही थोड़ा सा मेरे को तो फिट बैठ रहा है, ठीक है, लेकिन अगेन कभी भी एक ऑप्शन को देख के हमें आंसर नहीं करना है। वर्क ऑप्शन ठीक है, थोड़ा सा फिट बैठ रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज नेवर एन ईजी, इट वॉज नेवर एन ईजी टास्क। सेकेंड ऑप्शन, टास्क भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। अगला देखते हैं। इट वॉज नेवर एन ईजी केयर फॉर द, केयर की तो सेंस यहाँ पे है नहीं, ठीक है। इट वॉज नेवर एन ईजी रिफॉर्म फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिफॉर्म भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड इट वॉज नेवर एन ईजी हैंडल, हैंडल की भी सेंस नहीं है। दो ऑप्शन बनते हैं, एक बनता है वर्क और एक बनता है टास्क। अब अगेन वर्क और टास्क का एग्जैक्ट हमें अगर डिफरेंस मालूम हो तब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। देखो वर्क होता है जनरल कोई भी वर्क, जैसे मुझे कुछ भी करना है तो दैट इज माय वर्क, ठीक है। मैं रूटीन में जो चीज़ करता हूँ वो मेरा वर्क है, ठीक है। मैं रूटीन में हम रोज आर्टिकल पढ़ते हैं, रूटीन में हम रोज ग्रामर करते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हमारे सारे वर्क हैं। नॉर्मल चोर्स जो घर में हम काम करते हैं वो सारे हमारे वर्क हैं। लेकिन टास्क होता है कोई पर्टिकुलर, जैसे जैसे मान लो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा था और रोज हम नॉर्मल आर्टिकल तो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आज आपसे कहा कि आप ना इस आर्टिकल में ये चीज ढूंढ के लाना। कोई पर्टिकुलर मैंने आपको टास्क दिया। जब कोई पर्टिकुलर वर्क होता है, स्पेशल वर्क होता है, तो उसको बोला जाता है टास्क। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और सेंटर का रोज का काम है कि वो डिमोनिटाइजेशन करते रहते हैं? या इट वॉज अ पर्टिकुलर टास्क? इट वॉज अ पर्टिकुलर टास्क, दैट्स वाई द आंसर वुड बी टास्क। तो क्या क्या था? लिख रहा था
इट वॉज नेवर एन ईजी वर्क नहीं, यहाँ पे आएगा टास्क. इट वॉज नेवर एन ईजी task for the Reserve Bank of India and the center to strike the right balance between secrecy and storing adequate quantity of notes for quick distribution. All the same, there are at least there are at least a dash of issues that could have been addressed differently. लेकिन कह रहा है ठीक है आसान टास्क नहीं था, लेकिन फिर भी देर आर एटलीस्ट ए डैश ऑफ इश्यूज, कुछ इश्यूज तो हैं दैट कुड हैव बीन एड्रेस डिफरेंटली, जिनको हम डिफरेंटली एड्रेस कर सकते थे. ठीक है, देखते हैं. देर आर एटलीस्ट ए डैश ऑफ इश्यूज. ऑप्शंस देखते हैं. ए अमाउंट ऑफ इश्यूज, क्या ए के बाद अमाउंट आ सकता है? अमाउंट से पहले तो एन चाहिए होता है, एन अमाउंट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. ए हीप ऑफ इश्यूज, हीप का तो मतलब होता है ढेर, भंडार, तो हीप की सेंस भी नहीं आ सकती. ठीक है. ए एम्पल, अगेन एम्पल से पहले एन चाहिए तो एम्पल ऑप्शन भी नहीं हो सकता. फोर्थ ऑप्शन है कपल, ए कपल ऑफ इश्यूज मतलब कुछ एक इश्यूज है. ठीक है. और फिफ्थ ऑप्शन है लॉट्स, ए लॉट्स ऑफ इश्यूज. तो देखो लॉट्स और कपल थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामर यूज करनी थी. लॉट्स से पहले कभी भी ए यूज नहीं होता, लॉट से पहले ए यूज होता है. अगर लॉट्स की जगह लॉट होता, LOT, इससे पहले ए आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ए बॉय चलेगा, लेकिन मैं बोलूं ए बॉयज, क्या ये भी ठीक है? ए के साथ लॉट्स कभी भी यूज नहीं होगा, या तो लॉट्स अकेला आएगा या ए लॉट आएगा. ठीक है. ए लॉट होता है एंड या फिर लॉट्स होता है, कभी भी ए के साथ लॉट्स यूज नहीं होता. तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें चाहिए था दैट ऑप्शन वाज ए कपल ऑफ इश्यूज. तो ए कपल ऑफ इश्यूज दैट कुड हैव बीन एड्रेस्ड डिफरेंटली. तो इतनी सी कहानी थी. इस कहानी से हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे. देखो अगेन क्लोज टेस्ट इज, मतलब मैं तो बल्कि क्लोज टेस्ट से जनरली स्टूडेंट्स डरते हैं, जबकि मैं कहूँगा कि क्लोज टेस्ट तो बहुत अच्छी चीज़ है. क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नंबर पड़े हुए हैं. देखो एरर निकालना, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. कई बार हमारी सोच कुछ होती है, हम कुछ सोच के बैठे होते हैं, या हमने कुछ सीखा होता है और उसकी एक्सेप्शन कुछ और आ जाती है. ठीक है. तो एरर निकालना समटाइम्स में बिकम डिफिकल्ट. ठीक है. लेकिन क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज ये तो सामने पड़े हुए नंबर होते हैं. थोड़ी सी रीडिंग अगर हमारी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो, तो बहुत इजीली हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं. तो इस क्लोज टेस्ट में भी बहुत इजीली आप 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते थे. और देखो अगर जनरली बैंकिंग की बात करें ना, तो बैंकिंग के अंदर अगर आपने 7-8 क्वेश्चंस एक जगह से करेक्ट कर लिए तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, कहीं ना कहीं आपने अपनी कट ऑफ तो क्लियर कर ही ली. ठीक है. तो बस इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप बहुत इजीली क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हो. तो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं. आज आगे वाले जो हमने क्वेश्चन देखने थे वो भी टोटली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है. हम 26 से 28 तक के क्वेश्चंस को देखते हैं. देखो इनमें दिया क्या है, ये नए पैटर्न के क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो हम PO2 के अंदर यही क्वेश्चंस हमारे चेंज करते रहते हैं. तो देखते हैं इसके अंदर क्या दिया है. इसके अंदर दे रहा है 4 अल्टरनेटिव समरीज आर गिवन बिलो ईच टेक्स्ट. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ द टेस्ट. एसेंस जो होता है ना, एसेंस का मतलब होता है जीस्ट. तो कह रहा है बेस्ट जीस्ट मतलब सारी की सारी चीज़ें जिसमें कवर हो जाए ना, वो वाला ऑप्शन आपको चूज करना है. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम जो क्वेश्चन दिया है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे तो ऑप्शंस को चूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है.
कह रहे देयर इज गुड न्यूज फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स एज न्यू चेंजेस अनाउंस्ड इन द ट्रांजेक्शन टैक्स will increase their choice as far as their personal finance decisions are concerned. कह रहे गुड न्यूज़ है स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए कि जो न्यू चेंजेस किए गए हैं ट्रांजैक्शन टैक्स में, इससे उनकी जो चॉइस है वो बढ़ जाएगी अगर पर्सनल फाइनेंस डिसीजन की बात की जाए. ऑन द ओवरऑल इशू ऑफ इन्वेस्टिंग इन इक्विटी द चेंजेस डू नॉट इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. कह रहे स्मॉल, ऊपर देखो स्मॉल इन्वेस्टर्स को तो कह रहे हैं उनके लिए तो गुड न्यूज़ है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज़ नहीं है. हु टेक डिलीवरी ऑफ देयर शेयर्स, लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं है. द ट्रांजेक्शन रेट टैक्स रेट हैज़ बीन मेंटेन्ड एट 0.15 फॉर दिस कैटेगरी. मतलब लॉन्ग टर्म वालों की जो ट्रांजेक्शन टैक्स थी वो वही की वही रखी है, 0.15% ही रखी है. पहले भी इतनी थी. मेंटेन वर्ड से पता लग रहा है कि पहले भी इतनी थी. At the same time, the finance minister has struck his decision to abolish long-term capital gains exemption and lower the short-term capital gains tax at to 10%. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की एग्जम्पशन को भी उन्होंने एबोलिश करने का डिसीजन लिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% पे लाने का भी कुछ डिसीजन लिया है. यानी कि अल्टीमेटली जो बेनिफिट होने वाला है टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स में चेंजेस के कारण वो होने वाला है शॉर्ट टर्म वालों को. कुछ ऐसा लिख रहा है. ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा इनमें बेस्ट कवर कर रहा है. देखो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो. द बेनिफिट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स on the capital front has meant that long term investors have decided to invest in equity. ऐसी कोई बात की कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे. इन्वेस्टर्स ने तो कुछ डिसाइड किया ही नहीं है. डिसाइड तो गवर्नमेंट ने किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ना वो सेम रहेगा. कुछ ऐसी बातें की हैं. तो ये तो ऑप्शन वैसे ही ख़त्म कर दो, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं. द बेनिफिट रिसीव्ड बाय इन्वेस्टर्स ऑन कैपिटल गेन्स फ्रंट विल बी ट्रेमेंडस. कह रहा बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू ट्रांजैक्शन टैक्स. न्यू ट्रांजैक्शन टैक्स के कारण इन्वेस्टर्स विल हैव अ वाइडर ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन. कह रहे हैं उनके ऑप्शंस जो हैं बढ़ जाएंगे. ऊपर कहीं लिखा भी था कि इंक्रीज देयर चॉइस, इट विल इंक्रीज देयर चॉइस, तो ऑप्शंस बढ़ जाएंगे. ठीक है. एंड द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ स्टक टू हिज डिसीजन. और फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपने डिसीजन पे चिपका रहा है टू अबोलिश सर्टेन एग्जम्पशन, अपनी कुछ एग्जम्पशंस को अबोलिश करने के लिए. ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कवर कर रहा है. हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते, लेकिन हम इसको भी राइट आंसर भी मान के नहीं चल रहे, हम बस इसको छोड़ के चल रहे हैं. अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस सम प्रोमिस्ड टैक्स एग्जम्पशंस विच हैव बीन वेलकम्ड बाय द टैक्स पेयर. कह रहा फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ इंट्रोड्यूस सम प्रोमिस्ड टैक्स एजम्पशन. टैक्स एजम्पशन की कहाँ बात हुई है? अजम्पशन तो वो कैपिटल गेन्स के एजम्पशन की बात कर रहा था और वेलकम्ड बाय द टैक्स पेयर, टैक्स पेयर की तो बात ही नहीं हुई. यहाँ तो इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाता है. अगला ऑप्शन पढ़ते हैं. फोर्थ ऑप्शन. द फाइनेंस मिनिस्टर्स डिसीजन ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैड मेड स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन ए नंबर ऑफ इक्विटी फंड्स. कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर्स डिसीजन ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैड मेड स्मॉल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन ए नंबर ऑफ इक्विटी फंड्स. कह रहे स्मॉल इन्वेस्टर जो है ना, जो डिसीजन लिया है ना फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो उसके कारण जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. यार ऐसा तो वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं लिखा. ऐसा ज़रूर लिखा है कि वो इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस अच्छे मिल रहे हैं. पता नहीं, मेरे को तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं लग रहा ठीक. दे आर ओवर जॉयड एट दिस हैज़ बीन अ वेलकम मूव ऑन द पॉइंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. और ये वेलकम मूव है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, ये भी कोई खास ऑप्शन नहीं है. तो फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. फर्स्ट एलिमिनेटेड, थर्ड एलिमिनेटेड, फोर्थ एलिमिनेटेड, सेकंड बचा हुआ है. फिफ्थ को और देखते हैं. द न्यू चेंजेस अनाउंस्ड रिगार्डिंग द टैक्स ट्रांजैक्शन टैक्स एंड द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन दिस रिगार्ड have done a world of good especially for the long term investor. देखो अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था कि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आगे क्या कर दिया, स्पेशली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई फ़ायदा नहीं था. इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म हैं उनके लिए फ़ायदा था. तो फिफ्थ ऑप्शन भी जो है वो गलत आंसर बनता है. तो हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है
सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईएनजी विस्या बैंक हैज़ फिनिश द फर्स्ट क्वार्टर। कह रहा है आईएनजी विस्या ने फर्स्ट क्वार्टर फिनिश कर लिया है, विच एंडेड ऑन जून 30 2004। ये तो सबको पता है 30 जून को होता है। हाँ ठीक है, बस ये नई बात है, ये बात थी कि हाँ 2004 वाले की बात हो रही है। ठीक है, द रिजल्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू Q1 ऑफ FY03। कह रहा है जो फिनेंशियल ईयर 03 था उसकी FY का मतलब होता है, उसका जो Q1 था उसका बिल्कुल अपोजिट है। Q3 में, सॉरी FY03 फर्स्ट क्वार्टर में क्या हुआ था, व्हेन द बैंक हैड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 33.09 करोड़। तब 33 करोड़ का बेनिफिट था, अभी 20 करोड़ का लॉस है। द लॉस इन Q1 ऑफ द करंट फिजिकल ईयर इज एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल होता है कि इस पे एट्रीब्यूट किया जा सकता है, उस पे लगाया जा सकता है, टू ए रिकॉर्ड ₹43.96 करोड़ ऑफ अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए, एंड ₹40.34 करोड़ वर्थ ऑफ पेमेंट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ गई, तो 43 करोड़ रुपए कहीं और लग गए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, और 40 करोड़ इनके एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई। द अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो अदर एक्सपेंसेस थे, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, इन्होंने इनमें एनपीए को भी इंक्लूड कर लिया, एंड स्टैंडर्ड एसेट्स फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड स्टैंडर्ड एसेट्स एज पर आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन्होंने उनको भी इंक्लूड किया। अगेंस्ट द टोटल इनकम ऑफ ₹297.04 करोड़, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंडेड स्टूड एट ₹163। पूरा डाटा दिया है कि भाई 297 करोड़ की इनकम हुई, 163 करोड़ का इंटरेस्ट बांट दिया, 43 करोड़ जो थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस आया, और 40 करोड़ जो था वो इनका मतलब प्रोविजंस में चला गया। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा ऐसा डाटा दे रहा है, बस अल्टीमेटली यही बताना चाह रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में है ना जो है वो क्या हुआ है, इनको लॉस हुआ है। ठीक है, देखते हैं। आईएनजी विस्या बैंक हैज सफर्ड हैवी लॉसेस अगेंस्ट सम प्रीवियस प्रॉफिट्स। ठीक है, पिछले साल प्रॉफिट से अब लॉस हुए। द लॉस इन क्वार्टर सेकंड, ओहो, क्वार्टर सेकंड की बात कहीं पे भी नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है आईएनजी विस्या बैंक वाज इन द रेड। बहुत अच्छा इन्होंने फ्रेज यूज किया है, इन द रेड। ये जो इन द रेड है ना, इसका मतलब होता है कर्जे में होना। आईएनजी विस्या बैंक वॉज इन द रेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ, कर्जे में होना या लॉस में होना, सॉरी। ठीक है ना, आईएनजी विस्या बैंक वॉज इन द रेड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। द सेकेंड क्वार्टर वॉज कंपेरेटिवली बेटर। सेकेंड क्वार्टर गोन, सेकेंड क्वार्टर की भी कहीं पे बात नहीं हुई है। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखो हमारा फर्स्ट ऑप्शन चला गया, सेकंड ऑप्शन चला गया, थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं। आईएनजी विस्या बैंक इज द, आईएनजी विस्या बैंक इज इन द ब्लैक। अब ये इन द ब्लैक क्या है, इन द ब्लैक कुछ नहीं है सच। ठीक है ना, ये धक्के की बात है। इन द ब्लैक इन द सेकेंड क्वार्टर, फिर वही सेकेंड क्वार्टर फिर से यूज़ कर रहा है, तो सेकेंड क्वार्टर की तो कहीं पे बात हुई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड गया, थर्ड गया, तीनों में सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहा है, सेकेंड क्वार्टर की बात कहीं पे भी नहीं हुई है। अगला और ऑप्शन देखते हैं। आईएनजी विस्या बैंक इज इन डोलड्रम। डोलड्रम जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है निराश होना। ठीक है, टेंशन में होना, शोइंग सैडनेस, तो ठीक है बैंक सैडनेस तो शो करेगा ही। ओइंग टू इट्स रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द नॉर्म्स लेड बाय, देखना क्या लिख रहा है। कह रहा है आईएनजी विस्या बैंक इज इन डोलड्रम्स ओइंग टू इट्स रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर। कह रहा है रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर के कारण डोलड्रम्स में है, ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कौन से बने हैं, ऑपरेटिंग, अगेंस्ट द नॉर्म्स। अगेंस्ट नहीं थे ये तो, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चले थे, ना कि अगेंस्ट। यहाँ पे आके ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, तो चार ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, पांचवा ना भी पढ़ो ना तब भी कर लोगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, कभी हमने कोई गलती से गलत कर दिया हो। देखो, आईएनजी विस्या बैंक इज इन द रेड। इन द रेड वही कर्जे में है या मतलब लॉस में है। इन द क्वार्टर ऑफ दिस ईयर,
ड्यू टू हैवी ओवरहेड्स, बहुत ज़्यादा ओवरहेड मतलब वही एक्सपेंसेस हो जाते हैं। एक्सपेंसेस वर हाई विच इंक्लूडेड प्रोविजन फॉर नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, इंटरेस्ट स्पेंट वाज आल्सो वेरी हाई। ठीक है, सारी चीज़ें बता रहा है, कह रहा है लॉस में है क्योंकि कुछ खर्चे ज़्यादा हो गए, ओवरहेड्स हो गए, और जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स भी ली गई। ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट जो दिया गया वो भी कुछ ज़्यादा था। हो फिफ्थ इज द राइट आंसर। अगला देखो, कह रहे द अनसीमली स्पेक्टिकल, अनसीमली जो वर्ड है ना इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, द अनसीमली स्पेक्टिकल ऑफ अ पुलिस टीम सर्चिंग द रेसिडेंट ऑफ यूनियन कॉल एंड माइंस मिनिस्टर शिबू सोरेन। कह रहा है जो अनसीमली स्पेक्टिकल हो गया, दृश्य जो साइट थी, सीन था, कि पुलिस टीम जो थी ना वो सर्च कर रही थी यूनियन कोल मिनिस्टर के घर को, रेसिडेंस को। एक्यूज्ड, और इसके ऊपर केस क्या था, एक्यूज्ड आरोप लगा था, इन्हें मर्डर केस, मर्डर केस का आरोप लगा था, विद एन अरेस्ट वारंट, उनके पास अरेस्ट वारंट भी था। टुडे पुश द रूलिंग कांग्रेस लेड एस्टेब्लिशमेंट इनटू ए पॉलिटिकली एम्बेरसिंग कॉर्नर। तो इसके कारण रूलिंग कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई बेचारी, एम्बेरस हो गई। In what is seen as the first of its kind, police officials searched Mr. Soren's residence with the minister going into hiding. कह रहा है फर्स्ट, पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि पुलिस ऑफिसर सर्च कर रहे थे सोरेन के रेसिडेंस को। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर जो थे वो ही वॉज इनटू हाइडिंग, मतलब वो छुप गए थे। तो इस कारण से हुआ क्या, दे वर फोर्स टू पेस्ट ए कॉपी ऑफ द अरेस्ट वारंट ऑन द गेट्स, गेट्स के ऊपर ही ऑफ द रेसिडेंट्स, मतलब उनके घर के बाहर ही एक अरेस्ट वारंट की कॉपी लगा के चले आए वो। ठीक है, दिस वॉज रिमूव्ड विद इन मिनट्स ऑफ द टीम्स डिपार्चर बाय मिस्टर सोरेन सपोर्टर्स, लेकिन ये उतार दी जब मिस्टर सोरेन के सपोर्टर्स ने, जब पुलिस टीम चली गई। सोर्सेज सेड दैट द मिनिस्टर हैज़ गोन इन टू हाइडिंग इन द जंगल्स ऑफ चेबासा। तो छेबासा नाम के जंगल्स हैं, उनमें जाके छुप गया है वो। ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है कि पुलिस उसके घर को सर्च कर रही थी शिबू सोरेन के, कांग्रेस पार्टी जो थी वो, रूलिंग पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही है, और फिर इन्होंने क्या किया, उसके गेट के ऊपर वो लगा दिया, अरेस्ट वारंट लगा दिया, चिपका दिया, लेकिन फिर इन्होंने उतार दिया और वो छुप गया है जाके। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे एन एम्बेरेस्ड कॉकरेज लेट गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर द सर्चिंग ऑफ द रेसिडेंस। क्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है? कह रहे हैं एम्बेरेस्ड कांग्रेस लेड गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, ना गवर्नमेंट ने ऑर्डर नहीं किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगला देखो, कह रहा है द पुलिस टीम सर्चिंग द हाउस। ठीक है, पुलिस टीम सर्च कर रही थी हाउस, वैसे तो वॉज सर्चिंग द हाउस होना चाहिए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। द पुलिस टीम सर्चिंग द हाउस एंड पेस्टिंग एन अरेस्ट वारंट ऑन द गेट्स ऑफ द यूनियन कॉल मिनी हाउस वॉज अ ट्रीट टू सोर आइज। वॉज इट अ ट्रीट टू सोर आइज, मतलब सोर आइज होती हैं भाई, आँखें आँखें ख़राब थी, और उसके लिए अच्छी चीज़ थी ये, अच्छी तो थी ही नहीं, एम्बेरेसिंग थी। ठीक है कोई बात नहीं, आगे और पढ़ो। शिबू सोरेन द अक्यूज्ड हैज़ कॉज्ड ग्रेट एम्बेरसमेंट टू द कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। ये जो चीज़ है ना, वॉज ए ट्रीट टू सोर आइस, इस चीज़ के कारण मैं इसको गलत कर सकता हूँ। वैसे अगर मान लो मैं सिर्फ इसको गलत करके चलूँ, फर्स्ट ऑप्शन को हम गलत करके चलें, सेकंड ऑप्शन को हम अभी छोड़ देते हैं, हमने इसका आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन देखते हैं पहले। कह रहे द कांग्रेस पार्टी ह्यूज इट्स हेड इन शेम व्हेन शिबू सोरेन द यूनियन कॉल मिनिस्टर रिफ्यूज टू सरेंडर आफ्टर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ मर्डर। कह रहे उसने जब रिफ्यूज़ कर दिया, वैसे ये बात कहीं लिखी नहीं है कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन भाग गया, मान के चलते हैं कोई बात नहीं। हिज सपोर्टर्स रिमूव द अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट रिमूव कब हुआ, मतलब आया कहाँ से, पुलिस के डिपार्चर पहले ये तो बताओ कि कहाँ से आया वो, ये ऑप्शन भी गया। द यूनियन कॉल एंड माइंस मिनिस्टर मिस्टर शिबू सोरेन इज एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है इन द हाइडिंग, वही छुपा हुआ है, भाग गया है, भगोड़ा हो गया है। आफ्टर बीइंग accused of murder, the police have had no choice but to paste a copy of the arrest warrant on the gates of his house, but the copy was immediately removed by his supporters. ठीक है, शायद ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, मैं तो इसको अब रिमूव कर दूंगा, ये मेरे को थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन अगला और देखते हैं। द रेसिडेंस ऑफ द यूनियन कोल माइंस मिनिस्टर हु इज accused of a murder was searched by the police.
team which had to page the arrest warrant on the gates of his residence as the minister was at large. At large जो word है इसका मतलब भी होता है fugitive, absconding. देखो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन के अंदर ना एक चीज की कमी है, वो कमी है सर्च की। भाई पुलिस जो थी ना, इनके घर पे क्या कर रही थी, सर्च कर रही थी। अगर सर्च ऑप्शन फोर्थ में दिया होता तो फोर्थ को हम टिक करते, लेकिन अभी फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट हो गया। राइट आंसर इज फिफ्थ। ठीक है, तो फिफ्थ ऑप्शन जो बनता है वो राइट आंसर बनता है। तो अल्टीमेटली अगर आपने देखा ना, तो ये तीनों क्वेश्चन टोटली रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे और कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अगर देखो मैं बैंकिंग वालों को तो हमेशा, आईबीपीएस के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा उनको एक ही बात समझाता हूँ कि आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, और वो एक चीज़ है रीडिंग। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, आप किसी भी टाइप का, अब देखो बैंकिंग के अंदर पैटर्न तो टोटली टोटली चेंज हो चुका है। कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, हर बार कुछ ना कुछ आईबीपीएस नया लेके आता है। तो इन नए टाइप्स के क्वेश्चंस को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आप एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए जो बेस्ट वे आउट है दैट इज़ रीडिंग। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से इन सब चीज़ों को, इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। चलो, आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।